जय हिंद। आज 17 मई 2021 और 17 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला के माध्यम से यहाँ पर आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जनवरी से लेकर के अब तक करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ दोनों यहाँ पर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आपको यहाँ मैं बता दूं कि जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुआ है सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए सभी को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। और साथ ही डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं। जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, प्रश्न था कि हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था रमेश पवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के तौर पर रमेश पवार को नियुक्त किया है। यहाँ से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, डिटेल में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कह दीजिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और मई माह का जो दूसरा नहीं बल्कि पहला जो रविवार होता है ये विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। मई माह का दूसरा शनिवार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार 2021 में ये 8 मई को पड़ा है। और 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस और आगे है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और आज है 17 मई और आज है विश्व दूर संचार दिवस। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको मई माह से संबंधित याद रखना है और जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं अपडेट करता चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, तो पहला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रघुनंदन लाल भाटिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में बिहार के पूर्व राज्यपाल और पंजाब के अमृतसर से 6 बार सांसद रह चुके रघुनंदन लाल भाटिया का निधन हो गया है और बिहार सरकार द्वारा रघुनंदन लाल भाटिया की आत्मा की शांति के लिए बिहार में 1 दिन का राजकीय शोक मनाने का घोषणा किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है रघुनंदन लाल भाटिया जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि वे 2004 से 8 तक केरल के भी राज्यपाल थे। ध्यान रखना आपको, 2004 से लेकर के 8 तक वे केरल के राज्यपाल थे और 8 से लेकर के 9 तक बिहार के भी राज्यपाल रहे थे। और इसके अलावा वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में 1992 में विदेश मंत्री भी रहे थे, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद आगे है कि वे अमृतसर संसदीय सीट से सबसे पहले 1972 में लोकसभा संसद चुने गए थे, यानी पहली बार 1972 में ये लोकसभा संसद चुने गए थे अमृतसर संसदीय क्षेत्र से। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद में रखना है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि बिहार में ये राज्यपाल जो रहे थे ये 2008 से 9 के बीच रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अब बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ से आपको याद रखना है बिहार की चौहद्दी जो कि उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की जो सीमा है जो राज्यों को छूती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दक्षिण में झारखंड को छूती है। देखिए यहाँ पे चौहद्दी जैसे मैं एकदम से बोल रहा हूँ बिहार में, जैसे कि बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 जो कि राज्य इसके साथ सीमा साझा करती है वो है पश्चिम बंगाल पूर्व में, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और दक्षिण में है झारखंड तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि उत्तर में है नेपाल। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 राज्य के साथ सीमा साझा करती है और एक देश के साथ। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इसकी जो राजधानी है बिहार का ये है पटना। राज्यपाल अभी वर्तमान में है फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और बिहार का राजकीय पक्षी जो है ये गोरैया है, जो कि अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया था जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात किया जाए तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का
राज्य का चिन्ह है। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको बिहार से संबंधित याद रखना, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। चलिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कब से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है? कब से? तो ये डेट निर्धारित किया गया 20 मई 2021। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजों और स्कूलों में 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 मई। और इसके अतिरिक्त 15 करोड़ प्रदेशवासियों को 3 माह तक निःशुल्क गेहूं और चावल देने का मतलब भी ये भी फैसला किया गया है। और करीब 1 करोड़ गरीब मजदूरों को 1 माह के लिए 1-1 हजार रुपये का भरण पोषण भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये सभी चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये सभी चीजें मतलब जो घोषणा किया गया अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए, अब यहाँ पे बात आई उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है और ये जो है ये बिहार है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है और यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखना है। और ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। और यहाँ की जो राजधानी है ये लखनऊ है और ये राज्य का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 और यहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये ध्यान रखना आपको। अभी यहाँ के पुलिस महानिदेशक हैं हितेश चंद्र अवस्थी। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए, तीसरा प्रश्न, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार के कितने जिलों में ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 6 जिलों से ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में बिहार के 6 जिलों जिनमें कि पटना, मुजफ्फरपुर, कैमूर, बक्सर, बांका, औरंगाबाद, ये मतलब 6 जिलों से मतलब कि ब्लैक फंगस का मरीज मिला, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि बिहार स्वास्थ्य विभाग इस पर नजर बनाए हुए है ताकि ब्लैक फंगस को मतलब ब्लैक फंगस के फैलाव को रोका जा सके, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ब्लैक फंगस की बात आई है तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और ये एक प्रकार का घातक बीमारी है और अधिकतर उन लोगों को हो सकता है ये जो डायबिटीज के शिकार है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में रूस ने अपने दुश्मन देशों की मतलब सूची जारी की है, निम्नलिखित में से इनमें कौन शामिल है? रूस के द्वारा भी हाल ही में दुश्मन देश की सूची जारी की गई आधिकारिक तौर पर। तो इसमें कितने देशों को मतलब कौन से देश को इसमें शामिल किया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और इसके तहत चेक रिपब्लिक और अमेरिका, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा। ये दोनों देश हैं, चेक रिपब्लिक और अमेरिका को यहाँ पे दुश्मन देश की श्रेणी में रखा गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं आखिर माजरा क्या है। तो बहुत समय से रूस और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं और हाल ही में अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच तनाव कुछ कम होगा। लेकिन हाल ही में रूस ने आधिकारिक रूप से दुश्मन देशों की लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही देश को रखा गया, पहला अमेरिका और दूसरा चेक रिपब्लिक। तो ये ध्यान रखना है, इस लिस्ट में भी हाल ही में मतलब कि रूस के द्वारा अमेरिका और चेक रिपब्लिक को रखा गया। हालांकि ये जो विवाद है ये दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति है बहुत दिनों से चला रहा है, बहुत सालों से चला रहा है। लेकिन जो बाइडेन की जो सरकार आई, जो सरकार चेंज हुआ, तो उस समय मतलब कहा जाता है कि उम्मीद किया जा रहा था कि मतलब परिस्थितियां सामान्य होगी। लेकिन जब मतलब कि रूस के द्वारा इस तरह का कारनामा किया गया, इस तरह का कार्य किया गया, तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में मतलब दोनों देशों के बीच मित्रता का मतलब संबंध होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो भी चीजें होती है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, इसको नोट जरूर कीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में नेपाल की कौन पर्वतारोही महिला 25वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा 25वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। वे 51 वर्ष की है। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है पर्वतारोही जो कि नेपाल की है, इनका नाम है कामी रीता शेरपा। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे बात आई है नेपाल की। तो नेपाल से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। नेपाल एक दक्षिण एशियाई राष्ट्र है और नेपाल के 85% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है और नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। और संसार का सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 जो है ये नेपाल में है और जिसमें कि संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर है। ये ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट की जो चोटी है संसार की सबसे ऊंची चोटी है, इसे नेपाल में सागरमाथा के भी नाम से जाना जाता है। नेपाल की जो राजधानी ये काठमांडू है जो कि मतलब देश का सबसे बड़ा नगर है और राजभाषा नेपाली है। यहाँ की जो मुद्रा ये रुपया है और राष्ट्रपति यहाँ के है विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली, यानी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है। चलिए, अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग द्वारा ताउते या फिर तोकते तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान का नाम किस देश ने दिया है?
इस तूफान का नाम है ताउते या फिर तोकते। जगह जगह पे ये नाम चेंज है, मतलब मुझे दो नाम देखने को मिला तो दोनों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताउते या तोकते, इसी तरह का मिलता जुलता नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी इसको लेकर के मतलब हाई अलर्ट जारी किया है पूरे भारत में। तो इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार ने इसका नामकरण किया है। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में भारत में इस साल का पहला चक्रवाती तूफान दस्तक दे चुका है। प्रश्न आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि भारत का चक्रवाती तूफान जो पहला मतलब 2021 में आया उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ताउते या फिर तोकते। ठीक है, और इसको लेकर के मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है और चक्रवाती तूफान का नाम म्यांमार ने दिया है। ये ध्यान रखिएगा, म्यांमार ने इसका नाम दिया है। और ये एक बर्मी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अधिक शोर मचाने वाली छिपकली। ये ध्यान रखना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है अधिक शोर मचाने वाली छिपकली। यहाँ से आपको प्रश्न बन सकते हैं। और फिर आगे है कि यह तूफान भारत के पश्चिमी राज्यों को प्रभावित कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। हालांकि बिहार मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इसके मुताबिक अरब सागर के तूफान का बिहार और पटना पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये तूफान से संबंधित जो इसका नामकरण किया गया है, मतलब इसका अर्थ क्या है, ये सभी चीजें यहाँ पे याद रखिएगा। इसका नामकरण किया गया है म्यांमार के द्वारा। तो सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीबीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी चीजें स्क्रीन पर दिख रही है ये सारी चीजें बेहतर क्वालिटी का मिलेगा। क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज नहीं होती। ये सभी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि आपको घर बैठे आपकी एग्जाम की तैयारी में मतलब हेल्प करेगा आपकी। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिखा है ये व्हाट्सअप नंबर पे आप pre21 लिख के मैसेज करें। और इसका जो फी है ये 399 रुपये है और ये वन टाइम पेमेंट है जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न, हाल ही में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वनराज भाटिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है वनराज भाटिया। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये 93 वर्ष के थे। वनराज भाटिया का जन्म 31 मई 1927 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से पढ़ाई की थी और 1959 में वे भारत लौटे और उन्होंने पहली बार श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया था। ये ध्यान रखिएगा। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है वनराज भाटिया। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र मुंबई की। तो इससे संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं आप मैप में, ये महाराष्ट्र की स्थिति है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो कि भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है और इसकी गिनती भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में की जाती है। ठीक है, ये भारत का सबसे समृद्ध राज्य है और जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ जो महाराष्ट्र में मुंबई है ये भारत का आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की जो राजधानी है ये मुंबई है और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए 8वां प्रश्न, हाल ही में टाइम्स ग्रुप की किस अध्यक्षा का कोरोना संक्रमण से निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदु जैन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में टाइम्स ग्रुप की अध्यक्षा इंदु जैन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए ये जो निधन हुआ ये कोरोना से हुआ, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने 2016 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 2016 में यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। 2016 में इन्हें मतलब कि जो देश का सबसे बड़ा मतलब तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण से इसे सम्मानित किया गया था। तो इतनी सारी चीज यहाँ पे आप याद रखेंगे। चलिए 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस ने? तो ये शुरू किया गया उत्तराखंड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोरोना संक्रमण के दौर में मानव सेवा के लिए हाल ही में किए जा रहे प्रयासों को उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला नाम दिया है। ये ध्यान रखेगा। ये अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसका जो नाम है ये है मिशन हौसला। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य आकस्मिक परिस्थितियों में दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडरों की होम डिलीवरी करना, कोरोना संक्रमित परिवारों के लिए भोजन, राशन और एम्बुलेंस की व्यवस्था करना आदि यहाँ पर मतलब इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य है। तो ये भी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बिना पहचान पत्र के कोरोना टीकाकरण की अनुमति दे दी है? तो अभी हाल ही में इसका जो राइट आंसर होगा ये घोषणा किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में उड़ीसा सरकार के फैसले के अनुसार जिन लोगों के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है उन लोगों को कोरोना टीका लगाने से वंचित नहीं रखा जाएगा, ऐसा फैसला किया गया। मतलब कि ऐसा राज्य सरकार के द्वारा कहा गया। सरकार ने मतलब अलग से राज्य सरकार के द्वारा अलग से इसकी व्यवस्था की जाएगी और इसकी बात कही गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में ये उड़ीसा सरकार के द्वारा कहा गया जिसके पास मतलब कि कोई मतलब कि आईडी प्रूफ वगैरह नहीं है तो उनका भी टीकाकरण होगा। चलिए यहाँ पर अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है?
तो बिहार सरकार अभी हाल ही में किस नाम से एक स्टेट का मतलब कि निर्माण करने जा रही है, इसका आंसर आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा, तो आप जाइए कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अगर आप इस वीडियो से हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 400 लाइक। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को यहाँ पर मुझे 400 लाइक चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।